गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही, राजस्थान। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर थर्मोडायनामिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पार्ट थर्ड। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा इंजन तथा इसकी दक्षता, हीट इंजन एंड इट्स इफिशिएंसी। ऊष्मा इंजन एक ऐसी चक्रीय युक्ति है जो ऊष्मा को अविरत रूप से यांत्रिक कार्य में बदलती है। इसके तीन प्रमुख भाग होते हैं। हीट इंजन एक ऐसी साइक्लिक सिस्टम है जो कंटिन्यूअसली हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। इसके तीन प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग है ऊष्मा स्रोत या सोर्स ऑफ हीट। इसे स्थिर उच्च ताप T1 पर रखा जाता है ताकि इसका ताप बिना बदले इससे ऊष्मा ली जा सके। दूसरा भाग होता है ऊष्मा सिंक या सिंक ऑफ हीट। इसे स्थिर निम्न ताप T2 पर रखा जाता है ताकि इसका ताप बिना बदले हुए इसे ऊष्मा दी जा सके। वायुमंडल ही सबसे उपयुक्त सिंक का कार्य करता है क्योंकि बिना ताप बदले हुए वायुमंडल द्वारा ही ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता अपार है। तो सबसे पहला भाग होता है हीट इंजन का सोर्स ऑफ हीट, जिसे कि उच्च ताप T1 पर रखा जाता है ताकि इसका ताप बिना बदले इससे ऊष्मा ली जा सके। दूसरा भाग होता है ऊष्मा सिंक या सिंक ऑफ हीट। इसे निम्न ताप T2 पर रखा जाता है ताकि इसका ताप बिना बदले इसे ऊष्मा दी जा सके। और सबसे अच्छा सिंक का कार्य वायुमंडल करता है। तीसरा है कार्यकारी पदार्थ या वर्किंग सब्सटेंस। यह ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा अवशोषित करता है। इस ऊष्मा का कुछ अंश यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तथा शेष ऊर्जा सिंक को वापस कर देता है। इसे एक चक्र कहते हैं। चूंकि एक पूर्ण चक्र के बाद कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, अतः इसकी यांत्रिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। माना कि एक चक्र में इंजन का कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा Q1 अवशोषित करता है तथा सिंक को ऊष्मा Q2 वापस कर देता है। और शेष जो ऊष्मा है, चूंकि उसने स्रोत से Q1 ऊष्मा ली है और सिंक को Q2 ऊष्मा वापस दी है, तो शेष ऊष्मा जो है Q1 माइनस Q2 उस ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलता है। यह ऊर्जा संरक्षण नियम अथवा ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से हम कह सकते हैं Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W, जबकि की घर्षण आदि में ऊष्मा क्षय न हो। ये हमने ऊष्मा इंजन को बता रखा है। ऊपर वाला हिस्सा है उसका ऊष्मा का स्रोत, जिसका कि जो उच्च ताप पर होता है T1 पर। नीचे है ऊष्मा का सिंक जो कि निम्न ताप T2 पर होता है। बीच में कोई कार्यकारी पदार्थ है, तो कार्यकारी पदार्थ ने स्रोत से ऊष्मा Q1 ली है और सिंक को ऊष्मा Q2 दे दी है। दोनों का जो डिफरेंस है Q1 माइनस Q2 उसको कार्य में बदल लिया है। ये इस प्रोसेस पे या इस साइक्लिक प्रोसेस पे ऊष्मा इंजन कार्य करता है। अब है इंजन की दक्षता या इफिशिएंसी ऑफ इंजन। एक चक्र में इंजन से प्राप्त उपयोगी कार्य W तथा उसके द्वारा प्राप्त ऊष्मा स्रोत से ली गई ऊष्मीय ऊर्जा Q1 की निष्पत्ति को इंजन की दक्षता कहते हैं। इंजन की दक्षता को ईटा से डिफाइन किया जाता है, इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, और इसको डिफाइन किया जाता है प्राप्त कार्य, जिसको कि W से लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय ली गई ऊष्मा। और ऊष्मा इंजन ने स्रोत से Q1 ऊष्मा ली है, तो हमारे पास आया प्राप्त कार्य W अपॉन ली गई ऊष्मा Q1। इंजन माना ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है और Q2 ऊष्मा सिंक को वापस कर देता है। शेष ऊष्मा Q1 माइनस Q2 को कार्य में बदलता है। तो इंजन की दक्षता डिफाइन की जाती है ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1। W हमारे पास आया है Q1 माइनस Q2 क्योंकि उसने स्रोत से Q1 ऊष्मा ली है और सिंक को Q2 ऊष्मा दी है, तो वर्क होगा Q1 माइनस Q2 के बराबर। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इंजन की अधिकतम दक्षता 1 अथवा 100% हो सकती है और यह तभी संभव है जब इंजन सिंक को कोई ऊष्मा वापस नहीं करे, अर्थात Q2 इज इक्वल टू 0 हो, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इंजन द्वारा स्रोत से ली गई समस्त ऊष्मा यांत्रिक कार्य में बदल जावे तो इंजन की दक्षता 100% होगी। ऐसी स्थिति
ऐसी स्थिति भी इंजन का बनाना संभव नहीं है, जो कि पूर्ण चक्र में ऐसा कोई भी इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि एक पूर्ण चक्र में स्रोत से ऊष्मा अवशोषित करके संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे तथा सिंक को कुछ भी ऊष्मा वापस नहीं करे। अर्थात किसी भी इंजन की दक्षता 100% संभव नहीं है। अब है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दो स्टेटमेंट है। पहला है केल्विन प्लांक का कथन और दूसरा है क्लॉजियस का कथन। पहले हम ले रहे हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा लेता है, उसके एक भाग को कार्य में बदलता है और शेष ऊष्मा को सिंक को देता है। ऐसे किसी इंजन का निर्माण करना असंभव है जो स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल दे तथा सिंक को कुछ भी ऊष्मा नहीं दे। अर्थात स्रोत से ऊष्मा लेकर बिना कुछ भी ऊष्मा सिंक को दिए कार्य नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में ऊष्मा द्वारा अविरत रूप से कार्य करने के लिए सिंक का होना आवश्यक है। इसे केल्विन प्लांक के कथन के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ में बिना कुछ परिवर्तन लाए उसे संपूर्णतः कार्य में बदल सके। तो केल्विन प्लांक के हिसाब से हम ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण नहीं कर सकते जो कि एक चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस में स्रोत से ऊष्मा ले, कार्यकारी पदार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं लाए और उसे उस संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल सके। ये केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है। दूसरा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का द्वितीय कथन जो है वो क्लॉजियस का कथन है। क्लॉजियस कथन के अनुसार वह युक्ति जिसमें कार्यकारी पदार्थ ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर गर्म वस्तु पर उससे अधिक ऊष्मा पहुंचाता है वो रेफ्रिजरेटर कहलाता है। ऐसा करने में कार्यकारी पदार्थ पर अन्य बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। अर्थात रेफ्रिजरेटर एक ऐसी मशीन है जो कि क्योंकि सिंक का ताप हमेशा कम होता है तो सिंक हम ठंडी वस्तु मान सकते हैं। तो जो सिंक से ऊष्मा लेकर स्रोत का ताप हमेशा ज़्यादा होता है उसको हम गर्म वस्तु मान सकते हैं। तो जो सिंक से ऊष्मा लेकर स्रोत को पहुंचाती है जबकि इस पर बाह्य कार्य किया जाता है। तो ऐसे किसी भी रेफ्रिजरेटर का निर्माण करना असंभव है जो बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके। तो क्लॉजियस के कथन के अनुसार ऐसे किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके। ये दो स्टेटमेंट थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। अब हमें प्रूव करना है दोनों कथनों की तुल्यता, इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट्स। हमें ये प्रूव करना है कि दोनों स्टेटमेंट्स एक ही बात कहते हैं। माना एक ऐसा इंजन आई है जो कि स्रोत जो कि हाई टेम्परेचर पे है से Q1 ऊष्मा लेता है तथा सिंक जो कि लोअर टेम्परेचर पर है को Q2 ऊष्मा देकर शेष ऊष्मा Q1 माइनस Q2 को कार्य में बदलता है। अर्थात W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। इस प्रकार यह इंजन केल्विन प्लांक के कथन का पालन करता है। अब माना कि इन्हीं स्रोत व सिंक के मध्य कार्यरत एक रेफ्रिजरेटर R है जो कि बिना किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा लिए सिंक को Q2 ऊष्मा लेकर स्रोत को दे देता है। इस प्रकार यह क्लॉजियस के स्टेटमेंट का उल्लंघन करता है। देखिए इसको हमने एक डायग्राम में बना रखा है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऊष्मा का स्रोत है जो कि टेम्परेचर T1 पर है। दूसरी तरफ हमारे पास ऊष्मा का सिंक है जो कि टेम्परेचर T2 पर है। ऊपर हमारे पास एक इंजन है जो कि स्रोत से Q1 ऊष्मा ले रहा है, सिंक को Q2 ऊष्मा दे रहा है और उसका जो कार्यकारी पदार्थ है वो Q1 माइनस Q2 के डिफरेंस को कार्य में बदल रहा है।
अब लेकिन हमने ये कहा है कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर भी है जो कि सिंक से Q2 ऊष्मा ले रहा है, उस पर कोई कार्य नहीं कर रहा है और उस पूरी की पूरी ऊष्मा को स्रोत को वापस दे रहा है, लेकिन यह रेफ्रिजरेटर क्लॉजियस के कथन का उल्लंघन करता है। अब यदि हम इस इंजन और रेफ्रिजरेटर को जोड़कर एक ऐसी स्वचालित मशीन बनाई जाए, तो देखिए इस डायग्राम में स्रोत से ऊपर वाला इंजन जो है वो स्रोत से Q1 ऊष्मा ले रहा है। अगर हम इन दोनों को, इंजन और रेफ्रिजरेटर को जोड़कर एक कर लें, तो ऊपर वाला इंजन स्रोत से Q1 ऊष्मा ले रहा है और नीचे वाला रेफ्रिजरेटर स्रोत को Q2 ऊष्मा दे रहा है। ऊपर वाला इंजन सिंक को Q2 ऊष्मा दे रहा है और नीचे वाला रेफ्रिजरेटर सिंक से Q2 ऊष्मा ले रहा है। तो सिंक की ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक तरफ उसको Q2 ऊष्मा मिल गई और एक तरफ से उससे Q2 ऊष्मा ले ली गई। सोर्स में Q1 ऊष्मा ली गई है और Q2 ऊष्मा दी गई है, तो स्रोत के में चेंज आया ऊष्मा का Q1 माइनस Q2। लेकिन अगर हम इंजन और रेफ्रिजरेटर को मिला रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर पे तो कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन इंजन Q1 माइनस Q2 को वर्क में बदल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सिस्टम जब कंबाइन हुए हैं तो इन्होंने स्रोत से Q1 माइनस Q2 ऊष्मा ली और Q1 माइनस Q2 ऊष्मा को कार्य में बदल दिया। ये संभव नहीं है। तो अब यदि इंजन व रेफ्रिजरेटर को जोड़कर एक ऐसी स्वचालित मशीन बनाई जाए जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करे, तो वह मशीन एक चक्र से उसने स्रोत से Q1 माइनस Q2 ऊष्मा ली, सिंक को कुछ भी ऊष्मा नहीं दी और संपूर्ण ऊष्मा Q1 माइनस Q2 को कार्य में बदल दिया। यह केल्विन प्लांक के कथन का उल्लंघन है। इस प्रकार क्लॉजियस के कथन के उल्लंघन का तात्पर्य केल्विन प्लांक के कथन के उल्लंघन का भी है। इसका मतलब है कि यह दोनों स्टेटमेंट एक ही है। इसी प्रकार हम एक रेफ्रिजरेटर R लें जो सिंक से Q2 ऊष्मा लेता है तथा इस पर बाह्य स्रोत से कार्य W किया जाता है और वह Q1 प्लस Q2 ऊष्मा स्रोत को दे देता है। ये हमने नीचे वाले डायग्राम में नीचे ड्रॉ कर रखा है कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है, वो सिंक से Q2 ऊष्मा ले रहा है, उस पर बाहर एक्सटर्नल एजेंसी से Q1 कार्य किया जा रहा है और Q1 प्लस Q2 ऊष्मा जो है वो स्रोत को दे रहा है। तो यह क्लॉजियस के कथन का पालन करता है। माना कि इन्हीं स्रोत व सिंक के मध्य कार्यरत एक ऐसा इंजन I है जो स्रोत से Q1 ऊष्मा लेकर उसे पूर्णतः कार्य में बदल रहा है। इसको हमने ऊपर डायग्राम में ड्रॉ कर रखा है कि हमारे पास एक इंजन है, वो स्रोत से Q1 ऊष्मा ले रहा है और उसको पूरा का पूरा कार्य में बदल रहा है और सिंक को कुछ भी नहीं दे रहा है। तो यह केल्विन प्लैंक के कथन का उल्लंघन करता है। अब यदि इन दोनों इंजन और रेफ्रिजरेटर को आपस में जोड़कर एक ऐसी स्वचालित मशीन बनाई जाए जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करे, तो यह मशीन एक चक्र में सिंक से Q2 ऊष्मा लेकर स्रोत को पहुंचा देगी, जबकि इस पर बाह्य ऊर्जा स्रोत द्वारा कुछ भी कार्य नहीं किया जाता है। तो यह क्लॉजियस के कथन का उल्लंघन है। इस प्रकार केल्विन प्लांक के कथन के उल्लंघन का तात्पर्य क्लॉजियस के कथन के उल्लंघन का भी है। तो एक कथन का उल्लंघन होने से दूसरे कथन का उल्लंघन भी स्वतः ही हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों कथन एक दूसरे के तुल्य है। अब है कार्नो का इंजन। कार्नो का इंजन एक पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो करता है और उसको कार्नो चक्र या कार्नोट्स साइकिल कहा जाता है। यह इंजन उत्क्रमणीय होता है तथा इसकी दक्षता केवल स्रोत व सिंक के ताप पर निर्भर करती है, जिसके मध्य ये कार्य करता है। व्यवहार में किसी भी इंजन की दक्षता इसकी दक्षता से अधिक नहीं हो सकती है। तो हम जो कार्नोट इंजन पढ़ रहे हैं, कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल इंजन होता है और इस इंजन की दक्षता केवल स्रोत व सिंक के ताप पर निर्भर करती है, जिनके मध्य यह कार्य करता है। व्यवहार में किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। एक आदर्श इंजन के मुख्य भाग निम्न है। पहला है ऊष्मा का स्रोत। यह एक अनंत क्षमता का ऊष्मा स्रोत है। यह सदैव नियत उच्च ताप T1 डिग्री एल्विन पर रहता है।
अर्थात इससे कुछ भी ऊष्मा लेने पर इसका ताप नहीं बदलता है। आदर्श इंजन का दूसरा भाग होता है सिंक। यह सदैव नियत कम ताप T2 डिग्री केल्विन पर रहता है। इसकी क्षमता भी अनंत मानी जाती है, अर्थात कुछ भी ऊष्मा प्रदान करने पर इसका ताप नहीं बदलता है। तीसरा भाग होता है पूर्ण कुचालक प्लेट, परफेक्ट इंसुलेटिंग प्लेट। यह ऊष्मा की एक पूर्ण कुचालक प्लेट होती है जो कि ऊष्मा को अपने अंदर होकर प्रवाहित नहीं होने देती है। परफेक्टली इंसुलेटिंग प्लेट है, इसमें से होकर ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो पाती है। चौथा भाग है सिलेंडर एवं पिस्टन। सिलेंडर की दीवारें पूर्ण कुचालक पदार्थ की बनी होती है और इनका आधार पूर्णतः चालक पदार्थ का बना होता है। पिस्टन भी पूर्ण कुचालक पदार्थ का बना होता है और सिलेंडर के अंदर पिस्टन बिना किसी घर्षण से सरक सकता है। पिस्टन सिलेंडर में आदर्श गैस कार्यकारी पदार्थ के रूप में भरी जाती है। सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत, कुचालक प्लेट अथवा सिंक किसी पे भी रखा जा सकता है और एक से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो ये हमने डायग्राम में बना रखा है। एक हमारे पास है ऊष्मा का स्रोत जिसका कि ताप T1 डिग्री केल्विन होता है। ये अनंत ऊष्मा का स्रोत होता है, इससे कितनी भी ऊष्मा ली जाए लेकिन इसका ताप नहीं बदलता है। दूसरा है पूर्णतः कुचालक प्लेट। ये परफेक्टली इंसुलेटिंग प्लेट है, इसमें कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान इसमें से नहीं हो सकता है। तीसरा भाग है ऊष्मा का सिंक जिसको कि लोअर टेम्परेचर 2 डिग्री केल्विन पर रखा जाता है। इसकी भी क्षमता अनंत मानी जाती है, इससे कितनी भी ऊष्मा इसको दी जाती है इसका ताप नहीं बदलता है। यह है सिलेंडर और पिस्टन। सिलेंडर और पिस्टन परफेक्टली इंसुलेटिंग होते हैं और सिलेंडर के अंदर आदर्श गैस भरी जाती है। ये है हमारे पास कार्नोट के इंजन की जो किस पे कार्य करता है। अब है कि कार्नोट का इंजन कैसे कार्य करता है वो हम अगली